नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार घिरती जा रही है और उस घिरती हुई सरकार के दौर में एक तरफ वक्फ बोर्ड और दूसरी तरफ जांच एजेंसियां, ये दोनों सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत या मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता दोनों बनती जा रही है। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अब जिस प्रकार की परिस्थितियां तमिलनाडु सरकार और वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के सामने उपस्थित कर दी, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार के लिए वक्फ बोर्ड बिल पर आगे बढ़ना दूभर होता जा रहा है। आज दरअसल वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तमिलनाडु की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया और जिस प्रकार से प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद अब लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास अपने बिल को पास कराने के लिए अपनी जिद पर अड़ने का कोई नैतिक साहस हो। नैतिक साहस इसलिए भी नहीं क्योंकि इस मुद्दे पर जग जाहिर है कि जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का क्या रुख है। इस मुद्दे पर ठीक ठाक अल्पसंख्यक समर्थन वाली पार्टी अजीत पवार का क्या रुख है। भले ही अजीत पवार की दिल्ली में कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, केवल एक सांसद है, लेकिन बावजूद इसके वो इस सरकार के समर्थन में खड़े हो जाएंगे और इसी स्वरूप में, जिस स्वरूप में सरकार पास करना चाहती है, उसके लिए तैयार हो जाएंगे। इसकी गुंजाइश अब बेहद कम दिखाई देती है। मगर सवाल दूसरा है और ये दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर आगे बढ़ने पर आमादा क्यों है? क्यों चाहती है सरकार कि इस बिल पर आगे बढ़ा जाए? दरअसल एक तरफ कमंडल की राजनीति जो बीजेपी करती रही है, पोलराइजेशन की भूमिका जो उसकी चाहत रही है, वो कहीं ना कहीं 14 और 19 की तुलना में 2024 में टूटता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश में इसका ट्रेलर नहीं बल्कि पूरी फिल्म दिखी, बिहार में ट्रेलर दिखा, राजस्थान में भी करीब करीब आधा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया और गुजरात में भी लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप की हैट्रिक का सपना एक सीट से ही सही लेकिन पूरा नहीं हो पाया। महाराष्ट्र का नतीजा सबने देखा कि किस तरह से विधानसभा में जो बाद में नतीजे आए, वो नतीजा लोकसभा चुनाव में नहीं था, वो बिल्कुल अलग नतीजा था। तो इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए एक ऐसा मुद्दा जो वक्फ बोर्ड के सहारे आगे बढ़ सकता था, उसमें बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। फंसने का कारण भी है क्योंकि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर आगे बढ़ने के बाद आखिर इसी सरकार को परिसीमन पर भी तो आगे बढ़ना है, चाहे साधारण परिसीमन 2002 की तरह हो या फिर परिसीमन जो भाजपा अपनी चाहती है करना, उस तरह से करना चाहे। दोनों ही परिस्थितियों में परिसीमन के पहले जाति जनगणना करानी है, जनगणना करानी है और जनगणना में यदि जाति जनगणना नहीं हुई तो तय है कि वक्फ बोर्ड से जो कमाने की कोशिश बीजेपी की होगी, वो जाति जनगणना में धुलने की कोशिश में बदल जाएगी। जो इधर से पोलराइजेशन की बुनियाद बनेगी, उस बुनियाद को बट्टा लग जाएगा जाति जनगणना की डिमांड नहीं मानने से। मानने से तो बट्टा लगना ही है। तो सरकार के अंदर एक परिस्थिति ये बन रही है कि क्यों ना पहले जनगणना करा लिया जाए और जनगणना करा लिया जाए और जनगणना में जाति जनगणना के मुद्दे को पहले दबा दिया जाए, जो परिसीमन के लिए भी जनगणना करानी जरूरी है। और फिर उसके बाद जाति जनगणना की मांग जब जोर पकड़े तब वक्फ के मुद्दे को संसद में लेकर आया जाए। एक चर्चा अंदर ये चल रही है। दूसरी चर्चा ये है कि वक्फ संशोधन बिल को तत्काल हल्के फुल्के संशोधन के साथ पेश कर दिया जाए और वहां सदन के अंदर देखा जाए कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब पार्टियां आखिर किस तरह से सरकार का समर्थन करती है। दो सांसद जयंत चौधरी के भी हैं, उनके सांसदों का भी रुख देखा जाना है कि वो संसद के अंदर क्या करते हैं। तो ये सब परिस्थिति जो दिखाई दे रही है, इन परिस्थितियों में सरकार का आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा है। अब सरकार का आगे बढ़ना जब मुश्किल होता जा रहा है, तब एक बात और तय हो जाती है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव में तो नहीं जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अंधविश्वास की तरह बन गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी समय से पहले चुनाव में चले गए, इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ा। जबकि हकीकत यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी समय से भी उस वक्त चुनाव में जाते
तो भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति होनी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकल चुका था, महाराष्ट्र में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी तब, और दिल्ली में मिडिल क्लास की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा चुकी थी। शहरी मध्य वर्ग उनसे निराश हो चुका था। लेकिन जब दिमाग में जो बातें भर जाती है वो होती है। अब इसके उलट नरेंद्र मोदी की स्थिति देखें तो नरेंद्र मोदी ने तो गुजरात के बलवा के बाद 2002 में मिड टर्म पोल के लिए विधानसभा को भंग भी किया और जेम लिंगदो के साथ वाक युद्ध भी चला। तो सवाल यह है कि इस वक्त जब कोई बड़ा चुनाव नहीं है जहां बीजेपी स्टेट पर हो, वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लेकर सरकार आमने सामने क्यों हो रही है? आमने सामने होकर इन मौके पर पीछे तो नहीं हट जाएगी। कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच जांच एजेंसियों की भी एंट्री हो गई। और जांच एजेंसियों की एंट्री किस रूप में हुई है, जरा इसे परखने की कोशिश की जाए तो और सारी चीजें साफ होती है। पिछले कुछ एक हफ्ते के अंदर की बात आप देखिए, बिहार में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो एक बड़े नेता की कथित तौर पर करीबी बताई जाती है, वहां रेड पड़ गई, गिरफ्तारी भी हो गई। आज बिहार सरकार के एक रिटायर्ड इंजीनियर जो रिटायरमेंट के बाद भी सत्ता के बेहद करीब हैं और जिम्मेदार पद पर बिठाए गए हैं, उनके यहां ईडी की रेड हो गई। और जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है, घेरा जा रहा है, तो ये वक्फ बोर्ड के लिए तो नहीं है या बिहार चुनाव के लिए है, मुख्यमंत्री पद भाजपा को सौंप देने की चाहत के लिए है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कई फ्रंट पर घिरती जा रही है। एक तरफ 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस, उस दिन तक संघ की तरफ से ऐसे दबाव की बात सामने आ रही है कि भाजपा अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कम से कम घोषित तो करे कि अमुक व्यक्ति अगले 2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने में कार्यभार संभाल लेंगे, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यभार संभाल लेंगे। दूसरी परिस्थिति दूसरी परिस्थिति यह है कि एक मामला अलग दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का मामला। एक तीसरा मामला भी भारतीय जनता पार्टी के सामने है। वो तीसरा मामला है राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करे। हरियाणा का भी मुद्दा है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव के लिए कैसे तैयारी करे, वो मुद्दा भी है। तो बीजेपी के अपने मुद्दे हैं। भले ही वो 3 राज्य जीत गए, हरियाणा जीत कर आ गए, महाराष्ट्र जीत कर आ गए, दिल्ली जीत गए, लेकिन दिल्ली की जीत ने कांग्रेस की वापसी की भी संभावना तैयार कर दी। आम आदमी पार्टी अब बीच में, जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नीतीश कुमार जैसी स्थिति में आकर के खड़ी हो गई थी, जो मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं हो रहा था, तो बिहार की स्थिति तो दूसरी है। बिहार की स्थिति यह है कि यदि बिहार से नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होती है तो घाटा राष्ट्रीय जनता दल को होना है। दिल्ली की राजनीति में यदि आम आदमी पार्टी की भूमिका खत्म हुई है या कम हुई है या खत्म होने की संभावना बनी है, तो फायदा कांग्रेस पार्टी को होना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को होना है। भाजपा को तात्कालिक लाभ के रूप में सिर्फ सत्ता मिलनी है। दिल्ली का मिजाज बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मंडल कमंडल की राजनीति से चलने वाला मिजाज नहीं है। और इन सब के बीच तमाम राजनीतिक समस्याओं से घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड के सहारे खुद को आगे लाने की कोशिश कर रही है। तो इसकी टाइमिंग जरूर संदेहास्पद लगती है कि क्या वाकई ये सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल को पास कराने के लिए गंभीर है। थोड़ा इंतजार कीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक भी है 29 मार्च को, 2 दिनों बाद बैठक है। जो संदेश चेन्नई से निकला है, जो संदेश तमिलनाडु की विधानसभा से निकला है, कुछ विपक्ष शासित राज्यों की विधानसभा से ये और निकल सकता है। हो सकता है पश्चिम बंगाल से निकल जाए, हो सकता है हेमंत सोरेन के यहां से निकल जाए, हो सकता है जम्मू कश्मीर की विधानसभा से निकल जाए, हो सकता है कर्नाटक की विधानसभा और आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की विधानसभा से निकल जाए। ये तमाम सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करते हैं कि वक्फ बोर्ड पर अड़ते हुए क्या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को कुर्बान कर जनता के बीच शहीदी मुद्रा में तो नहीं जाना चाहते, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी असहज हो रही है। चंद्रबाबू नायडू ऊपर से सहज दिखाने की कोशिश करते हुए लंबे समय तक दिखाई नहीं दे सकते। उन्हें भी अपनी पार्टी में अगले जनरेशन को सत्ता सौंपनी है और पार्टी की कमान अपने हाथ में रखनी है। वो भी एक्सरसाइज कुछ महीनों में होनी है जब चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सत्ता सौंपते। तो इन तमाम एक्सरसाइज के बीच में
सियासत भी भारतीय जनता पार्टी को करनी है, सत्ता भी बचानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी करना है और इन सब के बीच गुजरात लॉबी के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर काबिज रखने की गुंजाइश भी बनाए रखनी है। तो क्या इन सब के लिए वक्फ बोर्ड जांच एजेंसियों के साए में सहयोगी दलों को डराकर वक्फ बोर्ड पर वोटिंग की कोशिश बीजेपी की सभी समस्याओं से निदान की कोशिश में तो तब्दील नहीं होती जा रही है। जो देखे जाने वाली बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा वोट बटोरने से ज्यादा सत्ता कमजोर करने के पहलू के तौर पर सामने ना आ जाए, इसको लेकर अब मंथन का दौर जारी है। संघ का समर्थन भी किस हद तक किस रूप में मिलेगा, इस बात को नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं। संसद के बजट सत्र के बचे हुए दिनों में क्या होगा, यही वो तय होगा कि आखिर 29 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह से अपनी अपील को लेकर आगे बढ़ता है। पटना में वो रैली हो चुकी, पटना में इसके विरोध में प्रदर्शन हो चुके, देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे हैं, तमिलनाडु की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गए और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी कई फ्रंट पर पार्टी के अंदर से लेकर बाहर तक नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी खुद को तैयार करने की कोशिश करते हुए दिखाई देगी। तो वक्फ बोर्ड का मुद्दा गले की हड्डी ना बन जाए, फिलहाल तो ऐसा ही लगता दिख रहा है। देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।